सुगढ़ भाषा और सांद्र स्त्री अनुभव से रचा उपन्यास नमस्ते समथर हमारे समय के साहित्यिक, समाज, राजनीतिक दिग्भ्रम और मर्दाना वर्चस्व से हर जगह लड़ती औरत की समग्र कथा है। तो चलिए जान लेते हैं इस उपन्यास की लेखिका के बारे में। सुविख्यात मैत्रेयी पुष्पा जी का जन्म 30 नवंबर 1944 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में सिरकुरा गांव में हुआ। उनके जीवन का आरंभिक भाग बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा झांसी जिले के खिल्ली गांव में हुई। उन्होंने अपनी एमए की डिग्री बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से प्राप्त की। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी लेखनी में ग्रामीण भारत को साकार किया। उनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों ही संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है। मैत्रेयी पुष्पा जी को रांगे राघव और फणीश्वर नाथ रेणु की श्रेणी का रचनाकार माना जाता है। उन्हें राष्ट्रीय सहारा, वनिता जैसी पत्र पत्रिकाओं में निरंतर सक्रिय लेखन का अनुभव प्राप्त है। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष नियुक्त भी किया गया। कस्तूरी कुंडली बसे, त्रियहट, फैसला, चिन्हार, गुड़िया भीतर गुड़िया, अगन पाखी, खुली खिड़कियां आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। मैत्रेयी पुष्पा जी को अब तक कई सम्मान हासिल हो चुके हैं, जिनमें सुधा स्मृति सम्मान, कथा पुरस्कार, साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, वीर सिंह जू देव पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, सरोजनी नायडू पुरस्कार और सार्क लिटरेरी अवार्ड प्रमुख हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा वैली ऑफ वर्ड्स के तत्वाधान में CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के साथ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला समारोह के हिंदी सांस्कृतिक महासम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नमस्ते समथर और इसकी लेखिका हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी हस्ती मैत्रेयी पुष्पा जी। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को मैत्रेयी पुष्पा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैत्रेयी पुष्पा जी का जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुरा गांव में हुआ। आरंभिक जीवन जिला झांसी के खिल्ली गांव में बीता। बुंदेलखंड कॉलेज से आपने हिंदी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। आप हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष हैं। आपकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियों में स्मृतिदंश, झूला नट, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह उपन्यास है। आत्मकथाओं में कस्तूरी कुंडल बसे व गुड़िया भीतर गुड़िया। आपने 10 से अधिक कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे तुम किसकी हो बिन्नी, पगला गई है भागवती, त्रियाहट व सिस्टर आदि। आपको हिंदी साहित्य की सेवा के लिए हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान मिला है। आपकी फैसला कहानी के लिए आपको कथा पुरस्कार मिला है। बेतवा बहती रही उपन्यास पर प्रेमचंद सम्मान मिला है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह देव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। वनमाली सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। मैं एक बार पुनः मैत्रेयी पुष्पा जी का इस चर्चा सत्र में स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम मैत्रेयी जी से ही मैं जानना चाहूंगा कि नमस्ते समथर को लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली। मैत्रेयी जी। मुझे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस किताब को चर्चा के विषय का वो बनाया है। इसके माध्यम से हम साहित्य की चर्चा भी करेंगे और जो अकादमिक दुनिया है उसकी भी करेंगे। ये मुझे प्रेरणा तो क्या मिली, मेरे मन का ही सोच था कि पहले ये बता दूं उसका नाम नमस्ते समथर क्यों है। समथर झांसी जिले में एक जगह है जो रियासत रही है, राजाओं की रियासत रही है। जाहिर है जो बुंदेलखंड है वो रियासतों से भरा हुआ है। तो और जहाँ मैं रही हूँ, मैं रह के पढ़ी हूँ, वहाँ से समथर कुछ ही थोड़े से
मेरे ख्याल में 8-9 मील की दूरी पे है। तो समथर के बहाने मुझे कथा कहनी थी, इसलिए मैंने इसको नमस्ते समथर इसका शीर्षक दिया। उस रियासत को भी, उस रियासत की भूमि को, रियासतें तो अब खत्म हो गई, अब तो लोकतंत्र है हर जगह, तो उस भूमि को भी मैंने नमन किया जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही मैंने इसलिए किया कि वहाँ साहित्य का भी थोड़ा बहुत, जैसे हमारे यहाँ होता ही नहीं है छोटी जगह में, थोड़ा बहुत प्रभाव है और आगे ले जाने की चाहना भी है। तो जब मैं समथर की भूमि से इसे शुरू करती हूँ, प्रारंभ करती हूँ कि एक साहित्यिक संस्था, हालांकि लोगों ने कहा इतनी छोटी जगह साहित्यिक संस्था कैसे हो सकती है, हम बनाएं तब ना हो सकती है, हम बनाते ही कहाँ हैं। हम ऐसी जगहों को इग्नोर करते हैं, ऐसी जगहों को महत्व नहीं देते। जैसे सारी चीज़ें आप पूछ रहे हैं तो मुझे ये कहना ज़रूरी है कि जैसे सारा कुछ महानगरों में ही हो, थोड़ा सा नगरों में हो और छोटी जगह में कुछ नहीं हो। वहाँ के लोग जैसे ना साहित्य जानते हैं ना साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके जो कहानी उपन्यास हैं आपके शहर के लोग कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जिज्ञासा और अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, जो मैंने देखा है। मैं वहीं से आई हूँ। मैं आपने जो मेरा परिचय पढ़ा, मैं झांसी से पढ़ के आई हूँ और समथर के पास ही मेरा गांव था। तो मैंने इस समथर को याद करते हुए मैंने ये किताब लिखी, और ज़्यादातर मैंने किताबें लिखी हैं अपनी बुंदेलखंड भूमि को ही याद करवाया है उसमें, कि लोग भूल न जाएं, खाली झांसी की रानी से ही ना समझें, अभी क्या हो रहा है वो भी समझें। मेरा ये था मकसद, ये था जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे रुचि जागी ये लिखने की। तो इसको लिखते हुए मैंने ये लिखा है, जो आपने देखा होगा कि साहित्य में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। बिल्कुल सही। आप के कहानियों में, आपके उपन्यासों में बुंदेलखंड की एक जो छटा देखने को हमें मिलती है, आपकी भाषा भी वहीं से ओतप्रोत है। और ये मेरा भी मानना है कि जब हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त बुंदेलखंड से आ सकते हैं तो साहित्य के मामले में बुंदेलखंड पीछे तो नहीं रह सकता। फिर भी इस उपन्यास के आपके दो मुख्य पात्र हैं, एक तो कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव जी और आपकी मुख्य नायिका कुंतल। कुछ पाठक जब इसको पढ़ते हैं तो मानते हैं कि ये उपन्यास इन्हीं के संबंधों की कहानी है। आपकी इस संबंध में क्या राय है? देखिए, जब हम एक जगह काम करते हैं, और पीछे चलिए, लौटिए, जब हम एक जगह पढ़ते हैं और सह शिक्षा में पढ़ते हैं, को एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसमें पढ़ते हैं, तो भी हमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है लड़के लड़कियों में, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है। वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की उम्र होती है उस वक़्त, जोरदार, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान में भी हमें पढ़ाया गया है, या हमने पढ़ा है कि जो हार्मोन्स का क्रिएशन है वो उस वक़्त सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बड़ा नेचुरल है, बड़ा नैसर्गिक है कि वो जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हों। अब वो जो जहाँ जो जिनको मैंने माँ साहब कहा है, माँ साहब और कुंतल साथ पढ़े हैं और साथ नौकरी भी कर रहे हैं। हालांकि फिर कुंतल और वो बिछड़ जाते हैं, वो दूसरी जगह चली जाती हैं और माँ साहब मऊरानीपुर में ही रह जाते हैं। तो मऊरानीपुर वहाँ की एक तहसील है, बहुत बड़ी तहसील है, जहाँ से हमारे साहित्यकार भी आते हैं कुछ। और समथर मैंने बता ही दिया कि रियासत है, अब नहीं है, अब नहीं है। तो कुंतल जो हैं समथर आती हैं। ये मेरा
वो था कि उन दोनों का लगाव है। लेकिन एक मैं कहना चाहती हूँ, आप भी समझ रहे होंगे कि जब लगाव होता है तो ऐसा नहीं कि हम बिछड़ जाए तो टूट गया। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि प्रेम जो है छूट जाता है तो टूट नहीं जाता। वो एक जो लाइन है प्रेम की, जो बड़ी मजबूत सी लाइन है, वो छुड़ाए नहीं छूटती, टूटाए नहीं टूटती, वो बनी रहती है। तो माँ साहब कृष्ण बिहारी जो श्रीवास्तव हैं, उनके बीच और कुंतल के बीच वही लाइन है जो एक दूसरे से अपनी बातें बांटते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से आपने सरकारी और राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत सटीक सवाल उठाए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी के उत्थान में ये सारी बाधाएं हैं जो कि काफी मजबूती से बड़ी, मतलब बाधाएं बड़ी होती जा रही हैं और हमारा हिंदी कहीं पीछे छूट रही है इन सब के कारण? देखिए, मुझे इन जो जिन सरकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, मुझे रहने का मौका मिला है वहाँ पर, और मैंने देखा है और मैंने भुगता भी है कि जिस उद्देश्य से वो होती हैं संस्थाएं, उस उद्देश्य से भटक जाती हैं। जो आपने पढ़ा होगा, जो इसमें भी दर्ज हुआ है, भटक जाती हैं। और ये तो हर जगह की बात है, हर संस्था की बात है ज़्यादातर, कि उसमें लोग फिर स्वार्थ अपना साधने लगते हैं, अपना निजी मतलब गांठने लगते हैं, अपने दोस्तों को उपकृत करते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को इनाम बांट देते हैं। ये भी तो मैंने देखा है, मैं रही हूँ ना, इसलिए मैं देखती रही और मैं विरोध करती रही, और मैंने दुश्मनी भी बहुत मोल ली जो इसमें दर्ज है। क्या मैं कह सकता हूँ कि कुंतल के चरित्र में कहीं पर मैत्री पुष्पा भी मौजूद है? कुछ भी समझ सकते हैं। अगर अगर कुंतल के चरित्र में लेखिका नहीं होगी तो लिखेगी कैसे? हाँ, देखिए एक और बात कहती हूँ, लेखन में स्वानुभूति और क्या क्या चलता है, आलोचकों ने चलाया, लेकिन जो गुजरती है, स्वानुभूति उसी को कहते हैं, जो हम पे गुजरती है, वो हम पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अगर कहना चाहें तो, लोग सच्चाई सच बोलने से डरते हैं, अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। और क्या हो रहा है इन संस्थाओं के नाम पे, क्या हो रहा है, पुरस्कारों के नाम पे कैसा बंटवारा है, फेलोशिप के नाम पे कैसे स्वार्थ हैं, ये सब होता है। जबकि ये संस्थाएं इसलिए नहीं बनाई गई, ये ज़रूरतमंदों के लिए बनाई गई हैं। तो मैं देखती थी, मुझे बड़ा दुख भी होता था, और लोग भी वहाँ के समझ लेते थे कि ये जो आई हैं ये यहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि हम सच बोलने और सत्य पर चलने और ईमानदारी पर चलने की बात करते हैं तो हम रहने लायक नहीं होते, इस संसार में भी रहने लायक नहीं होते। ये मैंने समझा है और जाना है और देखा है। तो ये बातें हैं, लेकिन इसमें कुंतल जो है, अब आप कह रहे मैत्रेयी भी है, इसमें जरूर है, जब लिख रही है तो होगी जरूर। तो कुंतल है वो ना दबती है, ना भागती है, ना सर झुकाती है। तो वही वाली बात मुझे याद आ जाती है तस्लीमा नसरी, नहीं तहमीना दुर्रानी की, नहीं ना हाथ जोड़ेंगे ना सिर झुकाएंगे। जब हम ईमानदारी बरत रहे हैं तो हमें उस बेईमानी के लिए झुकने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं साथ साथ ये भी कहती जाऊंगी कि ये किताब मैंने इसीलिए लिखी। तो आपकी दृष्टि में इस व्यवस्था से कुंतल लड़ती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और क्या इस पुस्तक से जो आप संदेश देना चाहती हैं, जो अपने पाठकों को या इस सोसाइटी पर
मुख्य संदेश आप क्या देना चाहती हैं कि हमें साहित्य की सेवा निडर भाव से करते रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए? उसमें एक श्लोक है, न दैन्यम न पलायनम, उसमें है जी। तो न दीनता दिखानी है, न भागना है। कुंतल इसी अपने इसी एक स्टैंड को लेके जाती भी है, रहती भी है, जमी रहने की कोशिश भी करती है और जमी रहती है। बीच बीच में उखड़ती भी है, मानव स्वभाव है कि बीच बीच में सोचती चली जाऊं यहाँ कितनी मेरी फजीयत हो रही है। देखिए, एक स्त्री होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते स्त्री के लिए आप देखिए कि उसको जब कोई इल्जाम नहीं मिलता उसके लिए, तो आप फिर योनि उस पर आ जाते हैं, योनि विमर्श पर आ जाते हैं। उसके लिए ऐसे ऐसे चीज़ें लिख के पोस्टर लगाते हैं जो वो ना देखने में भी वो शर्माती है कि, और सोचती है कहाँ भाग जाऊं यहाँ से, जब ऐसा माहौल बना देते हैं लोग। और इसीलिए बनाते हैं कि इसको चले जाना चाहिए, डर जाएगी या अपनी हया शर्म में मर जाएगी या कितने दिन टिक पाएगी, हम टिकने नहीं देंगे, ऐसे वहाँ बहुत सोर्स होते हैं। तो वो डगमगाती भी है, आपने देखा होगा डगमगाती है, मनुष्य ही तो है, कोई पत्थर की देवता नहीं है जो वहीं अड़ी रहेगी, मूर्ति नहीं है जो वहीं पधरा दी हमने तो वहीं रहेगी। वो कई बार डगमगाती है और सोच सोच के जैसे पागल हुई रहती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कृष्ण बिहारी मास्टर साहब उसके दोस्त हैं, उनसे भी बांटती है। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की है अपने जीवन में भी और वैसे भी, पुरुष आपका बहुत मित्र होता है, लेकिन जहाँ ऐसी बात आती है, आर पार का मामला आता है, तो वो आपका साथ देने में हिचकता है। आपका कितना ही मित्र हो, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे आपका मित्र है, लेकिन जब सामाजिक और साहित्यिक बातें आती हैं और उसके कैरियर पे बात आ सकती है, तब फिर वो चुप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही पीछे हटता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। चुप होना बहुत बड़ा इशारा है कि स्त्री के लिए कोई सहायक नहीं है। ये मैंने देखा, ये मैंने गौर किया, ये मैंने ये लिखा। ये किताब जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरे आत्मा की आवाज है, ऐसे मैंने लिखा इसको। आपने तो एक बहुत लंबा जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित किया है और अभी भी हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। आपको पहले जो हमारे साहित्यकार हुए, महादेवी वर्मा हो या रामधारी सिंह दिनकर जी हों या प्रेमचंद जी हों, और आज के साहित्यकार, उसमें भी पुरुष महिला दोनों वर्ग हैं, क्या परिवर्तन या कुछ, कैसे आप इन दोनों युगों को कहूं मैं, या इन दोनों समयों में क्या परिवर्तन या कैसा महसूस करती है? हाँ, मैंने हाँ बिल्कुल बताती हूँ। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। मैंने उन लेखकों को पढ़ा है जो फणीश्वर नाथ रेणु, उस वक्त रामधारी सिंह दिनकर, या उस वक्त जितने थे, और प्रेमचंद तो सभी को पढ़ाए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद मुझे बहुत प्रिय थे, उनकी कामायनी हमारे कोर्स में चलती थी, आंसू को मैंने रट लिया था। तो वो जो मुझे, सारे नाम तो क्या लूं, वो जो मुझे उनका साहित्य आकर्षित करता था, लुभाता था। मैं आपसे अपनी दिल की बात कह रही हूँ कि मैं पढ़ते हुए बीए में पढ़ती थी, तो मैं सारी किताबें ये जो इन लेखकों की थी, तो मैं लाइब्रेरी से निकलवाती थी और मैं उन्हें घर आके पढ़ती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी कमरे में, क्योंकि हम शहर के नहीं हैं, शहर में हमें कमरा लेके रहना पड़ता था, तो मैं वहाँ पढ़ती रहती थी। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी ये। और ये जो मैथिली शरण गुप्त वहीं थे, लेकिन मुझे रेणु बहुत पसंद थे। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, मैथिली शरण हमारे यहाँ के थे, पसंद भी थे, लेकिन रेणु के मुकाबले नहीं।
जयशंकर प्रसाद के मुकाबले नहीं। अपनी अपनी पसंद है, मुझे बहुत पसंद थे वो, और मैंने उनको पूरा पूरा पढ़ नहीं डाला, अपने मन में रच लिया। कभी पता नहीं था कि मैं लिखूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं लिखूंगी, और लिखा भी मैंने बहुत लेट, जैसा आपने देखा होगा। तो आज के लेखक जो मुझे पूछ रहे हैं, ये तो मैंने 2 का ही उदाहरण दिया, और भी थे जो मुझे पसंद थे। लेकिन आज मेरा वो वाला जो एक साहित्य के प्रति अनुराग या जो हृदय समर्पित था, उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि यहाँ लेखन जो है अब वो नहीं होता। मैंने इस किताब में भी लिखी है कि लेखन होता है कि हमारी किताब, देखिए सारे वो आते हैं आंकड़े, इतनी बिक गई, इतनी बिक्री, इतनी कमाई की। एक बात बताइए मुझे कि साहित्य में हम कमाई जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? साहित्य इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है, वो तो दुख दर्दों के साथ रहता है, वो साम्राज्यों के साथ नहीं रहता। तो हम क्या है कि यहाँ लेखक की कमाई लिख के आती है, उसने इतना कमाया, उसकी इतनी किताब बिकी। आप अब बिक्री और कमाई से साहित्य का पैमाना लगा रहे हैं, तो इसके साथ तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये बात मुझे साहित्य के लिए खतरनाक लगती है। आगे के लिए भविष्य में ये चीज़ बहुत खतरनाक है, और होने लगी खतरनाक, कि जो लेखक हैं नए आ रहे हैं वो उसी हिसाब से लिख रहे हैं, तेज गति से, बिना गहराई में डूबे। वो बहुत जल्दी किताब दे रहे हैं, बस जल्दी आनी चाहिए छप के। छपाई का जो एक रोग लगा है, और फिर चर्चा करा देंगे, दोस्त बड़ाई कर देंगे और दुश्मन उसकी एक खिंचाई कर देंगे। ये दोनों ही चीजें हैं। लेकिन लेखक मानता नहीं है, वो जल्दी से किताब ला के छपवा के, और मैं अभी देख रही थी, मेरे यहाँ के भी हैं कुछ, वहाँ यहाँ के भी हैं, सब जगह के हैं, जैसे एक भगदड़ मची है। तो ऐसा हमने तो देखा नहीं था। जब प्रकाशक ने मांगा तो दिया, जब हमारी रचना वो हो गई। एक और बात कहूँगी यहाँ पे कि मेरे जमाने में मेरे संपर्क में राजेंद्र यादव थे, जो वो उनके लिए बहुत लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो कहानी को या उपन्यास को कुछ भी कच्चापन है उसमें, तो वो उसको अप्रूव नहीं करते थे। और वो मेरी ही नहीं, कईयों की कहानियां भी पढ़ते थे, उपन्यास भी पढ़ देते थे और अपनी राय देते थे। ऐसा कोई समीक्षक अभी नहीं है, और इतना टाइम लगाए दूसरे की रचना पे नहीं है कोई, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो ये फर्क है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो फिर उतना ही हल्कापन लेखन में आ गया। आप बताइए मुझे, आप नाम ले दीजिए कि मील का पत्थर वो उपन्यास है जो अभी आया है। जैसे पहले आए हैं, तो उसमें अगर 10 उपन्यास आए तो एक ही मील का पत्थर होता था, 20 उपन्यास आए तो एक ही 2 होगा मुश्किल से। तो अब तो सबके हैं, मील के पत्थर ही फरलांगों से और पीछे और कम दूरी पे गड़ रहे हैं। तो ये है कि धैर्य चाहिए, धैर्य नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहित्य को अब एक व्यावसायिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण साहित्य का स्तर गिर रहा है। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और एक बहुत स्पष्ट संदेश आपने दिया कि हमें अपनी साहित्य में भी जो गिरावट आ रही है उसके पीछे साहित्यिक व्यवसाय जिम्मेदार है, और हमें व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और तभी संभवतः हम उस लाइन को चितार कर पाएंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जो है वो तभी साकार होगा जबकि साहित्यकार ईमानदारी से साहित्य की सेवा में लगेंगे, तभी ये नर और नारी का भेद दूर हो पाएगा। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, और भविष्य की अनेक रचनाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।
आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और इस किताब पर आपने किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो फिर शुक्रिया करती हूँ।